Ignited Minds Tutorials has recently posted a video focusing on science. One revision for Maharashtra State Board Class 10. The video covers previous year's questions, aiming to help students prepare for their upcoming exams. This knowledge explanation article provides a brief overview of the video's content, highlighting key topics and concepts discussed. The video delves into various important aspects of the Science 1 curriculum, offering explanations and insights to aid in better understanding. By revisiting previous year's questions, students can familiarize themselves with the exam format and gain valuable practice in answering similar types of questions. Topics such as physics, chemistry, and biology are addressed, with a focus on key theories, equations, and scientific principles. The discussion is designed to reinforce the material learned in class and provide additional support for exam preparation. By covering previous year's questions, Ignited Minds Tutorial seeks to equip students with the confidence and knowledge needed to excel in their Science 1 exams. The video serves as a valuable resource for review and revision, offering a comprehensive overview of the subject matter. Overall, the Science 1 revision video offers a thorough and insightful guide for students, providing them with the tools necessary to succeed in their Class 10 exams. ओके, जो हो गया सो हो गया भाई साहब, अभी उसको डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं, जो होने वाला है उस पर ध्यान दें, ठीक है। ओके, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, हम बेसिकली साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो आपका पहले आता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, फटाफट से देखते हैं भाई साहब। 2019 और 2020 के MCQs है ये। द रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विथ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। आयरन नेल बेसिकली क्या होता है आपका Fe, और कॉपर सल्फेट है CuSO4। तो ऑब्वियसली आयरन आपका कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसको वो डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा बोलो, FeSO4 प्लस Cu। ये सॉलिड में होगा, ये आपका सॉलिड में होगा, ये एक्वस है, ये भाई साहब हो जाएगा एक्वस, ठीक है। क्लियर है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट आर ब्लू इन कलर, पिंक इन कलर, पेल ग्रीन कलर और कलरलेस। तो आपका पेल ग्रीन इन कलर होगा, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली, कुछ क्रिस्टल्स के कलर्स याद रखो, जैसे कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होगा इट विल ऑलवेज बी ब्लू, ठीक है। फेरस सल्फेट, ठीक है, इसके जो क्रिस्टल्स होंगे X2 लिखते हैं एक्चुअली हम इसको, दिस विल ऑलवेज बी ग्रीन, ठीक है, दिस विल ऑलवेज बी ग्रीन। द कन्वर्जन ऑफ फेरस सल्फेट इनटू फेरिक सल्फेट, ठीक है। देखो फेरस सल्फेट है, यहाँ पे क्या है FeSO4 है, और फेरिक सल्फेट क्या होगा, फेरिक सल्फेट मतलब देखो आयरन के दो वैलेंसीज हैं, एक है 2 और एक है 3 का, ठीक है। आयरन के दो वैलेंसीज हैं, तो आयरन 2 सल्फेट मतलब फेरस सल्फेट, यहाँ पे 2 और SO4 का भी भाई साहब 2 होता है, तो ये कैंसिल होकर बन, ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो ये हो गया आपका फेरस सल्फेट, दिस इज बेसिकली योर फेरस सल्फेट। आयरन का दूसरा वैलेंसी क्या होता है भाई साहब, 3, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। अभी कर लो भाई साहब, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, Fe2SO4 3, ये हो गया भाई साहब आपका फेरस सल्फेट, ठीक है। तो अभी अगर तुम देखोगे यहाँ पे Fe2SO4 3, ठीक है। यहाँ पे एक आयरन के लिए कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, 4, है ना। एक आयरन के लिए कितने ऑक्सीजन एटम्स हो गए, 4। यहाँ पे 2 के लिए कितने ऑक्सीजन एटम्स हो गए, 12, 4 3 12। तो एक के लिए कितने हो गए, 6। क्या ये समझ में आ रहा है, देखो एक आयरन एटम है और एक आयरन एटम के लिए कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, 4, ठीक है। यहाँ पे 2 के लिए कितने हैं, 12, तो एक के लिए कितने हो गए भाई साहब, 6, है ना भाई साहब। तो तुम्हारा ऑक्सीजन कितना हो गया, बढ़ गया। अगर ऑक्सीजन बढ़ता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। सो दिस विल बी बेसिकली ऑक्सीडेशन। क्लियर है। आयरन है, सल्फर है और ऑक्सीजन ही है, तो मतलब कुछ भी दूसरा बाहर से नहीं आया है, ना ही इनमें से कोई माइनस हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन की परिमात्रा बढ़ गई है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज ऑक्सीडेशन। क्लियर 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 ऑन दिस वन पीपल। ओके, स्टडी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन है भाई साहब,
सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड, ये क्या बना रहा है आपका से, जब भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा याद रखिएगा, ठीक है, इट विल ऑलवेज बी, डबल डिस्प्लेसमेंट में हमेशा एक प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है, हमेशा एक प्रेसिपिटेट बनेगा और दूसरा वाला आपका एक्वस सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे हो गया सिल्वर नाइट्रेट और ये हो गया भाई साहब सोडियम क्लोराइड, तो ये क्या बना, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, ये हो गया आपका प्रेसिपिटेट, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड राइट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, बेसिकली ये क्या है, इसने इसके साथ कंबाइन किया, इसने इसके साथ कंबाइन किया, तो ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सो व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन हियर, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। राइट द डेफिनेशन ऑफ द अबव टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन तो यहाँ पे होता क्या है, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है, तो आपका AgNO3 है, AgNO3 जो है एक्वस सोल्यूशन में क्या बनाएगा, Ag प्लस NO3 माइनस, ये आपके आयंस बनेंगे, ठीक है। सोडियम क्लोराइड है भाई साहब, ठीक है, ये एक्वस सोल्यूशन में क्या ही बनाएगा, सोडियम आयंस प्लस क्लोरीन आयंस, इसका इसके साथ कंबाइनेशन हो गया और इसका इसके साथ, तो बेसिकली ये हो क्या रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है, दिस इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है। तो द रिएक्शंस इन विच द आयंस इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भाई साहब क्या डेफिनेशन होगा, द रिएक्शन इन विच आयनिक एक्सचेंज टेक्स प्लेस, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, और हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक प्रोडक्ट आपका प्रेसिपिटेट होगा भाई साहब, ठीक है, इन विच अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, हमेशा ही होगा ये, दिस विल ऑलवेज हैपन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेट का बनना तय है, ठीक है। ओके, अभी राइट द नेम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ठीक है, ओके, ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, ये हो गया आपका सिल्वर क्लोराइड और ये हो गया सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्राइट मत लिख देना, नाइट्रेट, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब 2019 का क्वेश्चन है, डिटेलिंग क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस इन 2 इवेंट्स, नेमली एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड टू वाटर एंड एडिंग कैल्शियम ऑक्साइड टू वाटर, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड टू वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी क्या है भाई साहब, एक बेस है, ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है, ओके। तो एडिंग सोडियम हीट इज गिवन अवे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, सो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, ठीक है भाई साहब। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आप वाटर में ऐड करोगे तो कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कोई भी एसिड या कोई भी बेस में जब आप वाटर ऐड करते हैं कभी भी कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, बेस है, रो क्यों रही हो, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस पे भाई साहब ये हमने एक्वस कर दिया, दिस इज बेसिकली एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना है, समझ में आ रहा है ये। एन एसिड विल बिहेव एज एन एसिड ओनली व्हेन एडेड टू वाटर, अ बेस विल बिहेव एज अ बेस ओनली व्हेन एडेड टू वाटर, ठीक है। तो कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना है, ये बेस ही रहा, लेकिन हाँ हीट इवॉल्व होगा, हीट इवॉल्व होगा, देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ हीट दैट विल बी रिलीज्ड, तो एक्सोथर्मिक होगा ये प्रोसेस, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड पे जब आप वाटर ऐड करेंगे तो एक केमिकल रिएक्शन होगा जिससे आपको नया प्रोडक्ट बन के मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, चूने में पानी लगाते हैं जो पेंट करने के पहले करते हैं हम, ठीक है। पेंटिंग में होता क्या है, चूना होता है, चूने में पानी डालते हैं और उस पर आप फिर जो भी कलर चाहिए वो पिगमेंट डाल देते हैं आप, ठीक है, जो कलर चाहिए वो पिगमेंट डाल देते हैं, फिर पेंटर वाला आपका भाई साहब पेंट वॉश करता है, इसको हम वाइट वॉश भी बोलते हैं। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये क्या बनाएगा भाई साहब, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये भी काफ़ी भारी मात्रा में हीट रिलीज करेगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जो लोग पान खाते हैं और पान में चूना मिक्स करके खाते हैं, ठीक है, उनके ज़्यादा करके टेस्ट बड्स जो होते हैं वो धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि मुंह में हमारा सलाइवा है, मुंह में हमारा वाटर भी है और ये पानी है, जब ये पानी के साथ मिक्स करता है तो लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड, ये हीट धीरे धीरे हमारे जितने भी टेस्ट बर्ड्स होते हैं उनको ख़राब करता जाता है, ठीक है, वो टेस्ट बर्ड्स धीरे धीरे ख़राब होते जाते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे जो ज़बान है या हमारे माउथ के जो टिश्यूज़ हैं वो बहुत सॉफ्ट टिश्यूज़ है, लेकिन आप उनको कॉन्स्टेंटली हीट में रख रहे हैं। अगर आप पान खाते हैं चूना लगाकर तो ये आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा ही। आपने देखा रहेगा वो पान वाला थोड़ा सा चूना लगा कर दे देता है,
तो वो लोग, ठीक है, तो उससे आपके माउथ का टेम्परेचर बढ़ेगा, और माउथ का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो काफ़ी सारे सॉफ्ट टिश्यूज़ आपके धीरे धीरे जलते रहेंगे, ठीक है। तो ये दिस इज बेसिकली एन एक्सोथर्मिक। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है भाई साहब, दोनों में आपका हीट इवॉल्व हो रहा है, ये सिमिलैरिटी हो गई। और डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, दिस इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। जैसे आप भाई साहब नमक को पानी में डिज़ोल्व करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट नहीं होता है। अगर आपने चीनी को पानी में डिज़ोल्व किया, कोई नया प्रोडक्ट नहीं होता है। इस प्रोसेस को अपन कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, डिसोल्यूशन का प्रोसेस। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, हाउएवर हियर अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। यहाँ पे ये एक फिजिकल चेंज है, ठीक है, इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। न्यू सब्सटेंस दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म विच इज लेस सोल्यूबल, ठीक है, और एक वीक बेस है कैल्शियम। देखो जो आपके वीक बेसिस हैं वो कौन कौन से हो गए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, ये सारे आपके वीक बेसिस हैं, दीज आर ऑल बेसिकली वीक बेसिस, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, दीज आर बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेसिस, एल्कलीज भी बोलते हैं हमको। क्लियर है भाई साहब, क्लियर है, ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब। कंप्लीट द गिवन केमिकल रिएक्शन, CuSO4 है, CuSO4 ये एक्वस है, प्लस FeS है ये, तो ये क्या बनाएगा बोलो, हाँ ये बना देगा भाई साहब, ये डिस्प्लेस करेगा इसको, तो ये होगा फेरस सल्फेट प्लस ये एक्वस सोल्यूशन प्लस 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 यहाँ पे आ गया आपका Cu विच इज़ बेसिकली सॉलिड, ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। कौन सा टाइप का रिएक्शन हो गया भाई साहब, अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो व्हाट विल दिस बी, दिस विल बी, ओह सॉरी दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम 2020 का क्वेश्चन है, ओके। यहाँ पे भाई साहब आपका रस्टिंग का प्रोसेस है, बेसिकली रस्टिंग जो होता है किसी आयरन पीस में। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे देखो दिया हुआ है कलेक्टेड रस्ट है, Fe2O3 इंटू H2O है, ये इंटू XH2O होता है, 1H2O भी हो सकता है, 2H2O भी हो सकता है, डिपेंड करता है। जैसे अगर आप कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं तो ये जो H2O है इसकी मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है, 2, 3, 4, 5 ऐसा होगा, ठीक है। जहाँ जितना ज़्यादा उमस रहेगा वहाँ पे रस्ट में उतना ज़्यादा वाटर वेपर का कंटेंट रहेगा, ठीक है, ओके। व्हाट इज रस्ट, रस्ट इज रेडिश ब्राउन colored hydrated ferric oxide layer deposited on the surface of iron objects that are exposed to moist air, ठीक है। तो आपका देखो Fe2O3 इंटू XH2O, ठीक है, ये होता है रस्ट। हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मतलब क्योंकि इसमें वाटर है, ठीक है। हाइड्रेटेड रेडिश ब्राउन कलर सबने देखा है भाई साहब, जंग सबने देखा है ना, जंग जिसको बोलते हैं हम रस्ट, रेडिश ब्राउन कलर होता है उसका, तो रेडिश ब्राउन कलर हाइड्रेटेड। और ये क्या है भाई साहब, फेरस ऑक्साइड नहीं है, फेरिक ऑक्साइड है। अगेन देखो आयरन की 2 वैलेंसीज होती है, अगर मैंने यहाँ पे आयरन का लिया 2 और ऑक्सीजन का तो 2 होता ही है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन आयरन की अगर मैंने वैलेंसी ली 3 और यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, Fe2O3, और रस्ट यही है भाई साहब, ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली रस्ट इज व्हाट, अ रेडिश ब्राउन कलर हाइड्रेटेड ferric oxide layer deposited on the surface of iron objects that are exposed to moist air। जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतना ज़्यादा भाई साहब रस्ट होगा, ठीक है। किसी ने वीडियोस देखे हैं ऐसे, जो मतलब शीप में जो बड़े बड़े आपके ऑयल होते हैं ना, ऑयल रिफाइनरीज होते हैं जो सी में होते हैं, जहाँ पे समुंदर के नीचे से तेल निकाला जाता है, ठीक है, वहाँ पे जो लोग होते हैं उनके लाइफ के बारे में किसी ने वीडियोस देखे, बहुत ज़्यादा फेमस हैं ये वीडियोस। उसमें भाई साहब दिखाते हैं ये समुंदर का लहर जो ऐसे ऐसे आता रहता है, और वो जो ऑयल रिफाइनरीज होती हैं उनमें ये कांस्टेंट भाई साहब आपके जंग लगने से उनमें होल्स होते रहते हैं, और ये होल्स अगर हो जाते हैं तो ये होल्स में से पानी निकल के सी में जाएगा, और वहाँ के एक्वाटिक लाइफ के लिए बहुत डेंजरस है। तो इसीलिए उनको कांस्टेंट जो वेल्डिंग करना पड़ता है उनको, और वेल्डिंग जब करना पड़ता है तो एक्चुअली वो लटक के नीचे जाना पड़ता है, डीप डाउन इन द सी, ठीक है, डीप डाउन इन द सी। फिर उनको वहाँ पे पूरे चीज़ को कवर करके उसके बाद वहाँ पे वेल्डिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जहाँ देखो समुंदर का पानी वैसे ही सॉल्टी है, ऊपर से वो कॉन्स्टेंटली भाई साहब लोहे से टकरा रहा है, तो उससे रस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो अक्सर उनको ये मेंटेनेंस उनको बहुत भारी पड़ता है।
सी से काफ़ी सारा तेल तो निकलता है लेकिन मेंटेनेंस बहुत भारी होता है ये ऑयल रिफाइनरीज की, ठीक है। देखो यहाँ पे कहीं भी कुछ पाइप में डिफ़िकल्टी आया तो फटाफट ठीक हो सकता है, लेकिन आप समुंदर के नीचे उस चीज़ को ठीक करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ओके, केमिकल फार्मूला ऑफ रेस्ट हो गया भाई साहब, ये XH2O होगा। ये X डिपेंड करता है, अगर आप कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं या ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे उमस ज़्यादा है, वाटर वेपर का कंटेंट ज़्यादा है, तो X की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, ठीक है। ओके, एनोड में भाई साहब क्या हो रहा है आपका, एनोड रीजन Fe जो है वो क्या बन जाएगा, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके Fe2+ बनाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, ठीक है। कैथोड में क्या हो जाएगा बोलो, Fe2+, ये बन जाएगा आपका Fe3+ ये, ठीक है। देखो आयरन जो है रस्ट में वो किस फॉर्मेट में है, 3 या 2, अभी पढ़ा ना हमने, Fe2O3 है और Fe2O3 कब बनेगा, जब आयरन की वैलेंसी क्या हो 3, मतलब वो 2 से 3 बन रहा है ना। तो पहला प्रोसेस तो आपका ये है कि आयरन 2 से 3 बनेगा, और ये आयरन 2 से 3 कब बनेगा, जब उसका एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा। यहाँ पे Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन बना, ठीक है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो पहले बना Fe2+। अभी ये Fe2+ कैथोड रीजन में क्या होगा, ये एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तभी जाकर ये बनेगा Fe3+, एक और इलेक्ट्रॉन भाई साहब ये लूज करेगा, ठीक है। अब जाके भाई साहब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के बाद क्या बनाएगा, Fe2O3। तो पहले आयरन जो वैलेंसी 2 के फॉर्मेट में है, वैलेंसी 2 के फॉर्मेट में कैसे आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, ठीक है, Fe2+ बनेगा, फिर वो Fe3+ बनेगा बाय लूजिंग अनदर इलेक्ट्रॉन। क्या ये समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो मेटल्स गेट अटैक, अच्छे यहाँ पे कोरोजन पूछा है आपसे, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या हो गया भाई साहब, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एट द कैथोड, एनोड में ये हो रहा है, कैथोड में ये हो रहा है, ठीक है। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन इज वीकनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स वीक हो जाते हैं, मेटल्स गेट अटैक्ड बाय सब्सटेंसेज अराउंड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोरोजन कॉज करती हैं। एक कॉज तो आपका मॉइस्चर हो गया, ठीक है, दूसरा आपका भाई साहब एसिड से कोरोजन होता है। आप देखोगे, आप अगर अचार वगैरह बनाते हैं घर पे तो उनको मेटल कंटेनर्स में स्टोर नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि अचार में थोड़ा बहुत एसिड कंटेंट होता है। जो भी चीज़ें आप प्रिजर्व करके रखते हैं तो ज़्यादा करके आप कांच के जार्स में उसको स्टोर करते हैं, या प्लास्टिक कंटेनर्स में भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन मेटल कंटेनर्स में स्टोर नहीं कर सकते। दही अगर आपने दिया है, दही को भी मेटल कंटेनर्स में स्टोर नहीं किया जा सकता, उसको भाई साहब आपको प्लास्टिक या ऐसे, क्योंकि इनमें एसिड कंटेंट होता है, दही में लैक्टिक एसिड होता है, अचार में भी बहुत सारे एसिड्स होते हैं। ये एसिड्स एडिबल एसिड्स हैं, लेकिन एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे ही करेंगे, मेटल को करोड करेंगे ही, ठीक है। ओके, तो ये एसिड्स हैं एक्सेट्रा। मेटल इज सेड टू करोड ड्यू टू दिस अटैक एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड करोजन। तो ये जो कांस्टेंट अटैक है एयर का, मॉइस्चर का, एसिड्स का, ये सारी चीज़ों से जो मेटल का वीकनिंग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोरोजन। इकलौता एक ऐसा मेटल है जिसका कोरोजन उसके लिए बेनिफिशियल है, कौन, एल्यूमिनियम, ठीक है। इसीलिए देखो आपके एयरक्राफ्ट जो बनते हैं तो एल्यूमिनियम का कोरोजन से, जैसे आयरन के कोरोजन से बनता है Fe2O3, वैसे ही एल्यूमिनियम के कोरोजन से बनता है Al2O3, लेकिन यही Al2O3 उसको घेर लेता है, जिसके वजह से बाकी का अंदर ऑक्सीजन जा ही नहीं पाता है, ठीक है। सो वही उसके लिए एक परत सी बन जाती है, एक आउटर लेयर बन जाता है, एंड इट प्रिवेंट्स द इनर लेयर्स फ्रॉम करोडिंग, ठीक है। ये इकलौता कोरोजन है जो यूजफुल है, बाकी सारे कोरोजन्स आपके हार्मफुल है, ठीक है। क्लियर है, हार्मफुल मतलब मेटल लाइफ के लिए बहुत हार्मफुल है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। आइडेंटिफाई ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल एंड कंप्लीट द टेबल। लाइमस्टोन है, लाइम की जितनी भी चीजें हैं भाई साहब देखो, क्विक लाइम क्या होता है, एनीवन, ये सब आपके कॉमन नेम्स हैं। क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम या अपन लाइमस्टोन जिसको बोलते हैं, दैट इज बेसिकली व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज, सॉरी, आपका स्लेक्ट लाइम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ट लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और आपका भाई साहब क्या कहते हैं, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इनके केमिकल नेम्स क्या क्या हैं, लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, स्लेक्ट लाइम इज बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन है मतलब, लाइमस्टोन में मतलब क्या हो जाएगा, CaCO3, इसको आपने हीट किया
क्या बनेगा बोलो, ठीक है। सो लाइमस्टोन को जब आपने हीट किया, किसी भी मेटल कार्बोनेट को जब अपन हीट करते हैं तो बनता है मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस। तो ये आपका हो गया मेटल, ये हो गया आपका, ठीक है। द वाइट सॉलिड ए इज कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे भाई साहब क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, प्लस बी आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वाइट सॉलिड ए इज कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम जिसको बोल सकते हैं, एंड गैस बी इज कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे डिटेक्ट करेंगे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की, इट विल एक्सटिंग्विश अ बर्निंग फ्लेम, ठीक है। ये दोनों आपके कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट हैं, क्लियर। द केमिकल इक्वेशन कैन बी डन एज CaCO3, जिसको अपन अगर प्रॉपर लिखें नेमिंग से तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको अपन कॉमन नेम में लाइमस्टोन भी बोलते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी लेस लाइमस्टोन। ये हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड, इसको आपने हीट किया है, ठीक है। सो ये आपका हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये हो जाएगा आपका भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। आंसर द फॉलोइंग, राइट द एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ द रिएक्शन। तो आपका देखो जो आपके ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उनमें जो ऑक्सीजन होता है वो इस प्रोसेस से होता है, इसीलिए हम इसको लैब प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑक्सीजन भी बोलते हैं, ठीक है। जिसमें आप पोटेशियम क्लोराइड को हीट कर रहे हैं और पोटेशियम क्लोराइड को जब आप हीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। हाउ वुड यू नो द गैस इवॉल्व इज ऑक्सीजन, इट विल इफ अ बर्निंग मैच स्टिक इज केप्ट इट विल कीप ऑन ग्लोइंग, ठीक है, ओके। तो 2KCl इज इक्वल टू 2KCl प्लस 3O2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है, आप इसको हीट दे रहे हैं तो ये एंडोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। दिख ही रहा है भाई साहब, ये ट्राइंगल का मतलब ही आप इसको हीट दे रहे हैं, तो दिस विल बी एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपका भाई साहब ये हो जाएगा एंडोथर्मिक, दिस विल बी एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन। तो आपका देखो यहाँ पे दिया हुआ है NaOH प्लस H2SO4, ये भाई साहब एक्वस और ये भी भाई साहब आपका एक्वस। यहाँ पे क्या बना रहा है Na2SO4 प्लस H2O। फटाफट से देखते हैं, यहाँ पे 2 है तो इधर 2 ऐड करना बनता है आपका, ठीक है, ओके। अभी हम गिनती करते हैं, इधर 2Na है, 2Na है, O इधर कितना है 2, 2 + 4 6 4, तो इधर एक 2 लगना बनता है आपका, ठीक है, 5 6 हो गया भाई साहब, ठीक है। H देख लेते हैं, 2 + 2 4, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन हो गया भाई साहब, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे देखो CuO है प्लस H2, ये क्या बना रहा है भाई साहब, Cu प्लस H2O। देखो इसमें से क्या हुआ है, ऑक्सीजन माइनस हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रिडक्शन। इसमें भाई साहब क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो इसका क्या होगा बोलो, ऑक्सीडेशन, ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसका होता है भाई साहब ऑक्सीडेशन। तो हम कैसे लिखते हैं भाई साहब, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है भाई साहब H2 का, ठीक है। रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन हुआ है भाई साहब CuO का, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का। तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा जिसका रिडक्शन हुआ है, तो ये होगा CuO, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, H2, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे क्या आपको पूछा है भाई साहब, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेंट ही होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिडक्टेंट, ठीक है। ये हो गया आपका रिडक्टेंट, हमेशा इस तरह से लिखा करो, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और याद रखो जिसका रिडक्शन होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिडक्टेंट। सिंपल समझ में आ रहा है ये भाई साहब। इस तरह से अगर आप लिखोगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कोई भी सवाल आप आराम से निपटा सकते हो। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है। साइंटिफिक रीजंस पूछे हैं यहाँ पे देखो, ठीक है, साइंटिफिक रीजंस। इट इज रिकमेंडेड टू यूज एयर टाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। एयर टाइट कंटेनर्स क्यों भाई साहब, रैंसिडिटी होती है, और रैंसिडिटी मतलब होता क्या है, ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो आप जब अगर ऑयल को बहुत देर तक खुले में छोड़ देंगे तो उसमें ऑयल का होगा ऑक्सीडेशन, और इस ऑक्सीडेशन से वो ख़राब हो जाएगा। मतलब आप अगर किसी चीज़ को उसमें तलेंगे तो उसका टेस्ट नहीं आएगा। हम तेल में किसी चीज़ को तलते ही इसलिए क्योंकि टेस्ट आए उसमें, है ना। रॉ फूड को हम तलते इसलिए ताकि उसमें टेस्ट आए, लेकिन
ऑयल का वो जो फंक्शन है टेस्ट लाने का वही चला जाएगा, ठीक है। मतलब बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन नहीं है ये, लेकिन स्मेल आएगा जो आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा अगर आप उससे खाना बनाएंगे तो। When edible oil is left aside for a long time, it undergoes air oxidation. Due to this, taste and smell of oil changes and it becomes rancid. ठीक है? If food is cooked in this oil, its taste also changes. Thus, the oil will become unfit for consumption. ठीक है? पॉइंट वाइज लिखना है भाई साहब आपको इसमें, ठीक है। पहले पॉइंट पे आपने देख दिया भाई साहब क्या क्या है। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ ऑयल कैन बी डिलेड बाय स्टोरिंग इट, कैन बी स्लोड डाउन। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एयर टाइट कंटेनर में इसको रखा तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, प्रोसेस थोड़ा धीमा हो जाएगा, ठीक है। हेंस इट इज रिकमेंडेड टू यूज एयर टाइट कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग ऑयल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो इफ यू इंटेंड टू स्टोर ऑयल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यू नीड टू यूज एयर टाइट कंटेनर्स, ठीक है। क्लियर है आप लोगों का? हो गया है? डन? नहीं हुआ है? जल्दी फटाफट। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन गिवन बिलो। CuSO4 प्लस Fe बना रहा है, FeSO4 प्लस Cu क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है। सो दिस विल ऑब्वियसली बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हो गया भाई साहब आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन को आप हीट कर रहे हैं तो बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो दिस विल बी ऑक्सीडेशन, ठीक है। दिस विल बी ऑक्सीडेशन, ठीक है। 2KClO3 है, इसको आपने हीट किया तो क्या बना? 2KCl प्लस 3O2, ठीक है। 2KCl प्लस 3O2, 2KClO3 पोटेशियम क्लोराइड को आपने हीट किया तो 2KCl प्लस 3O2, मतलब यहाँ पे क्या बन गया? ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी बेसिकली डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अगर A को आप हीट करते हैं और B प्लस C बनता है, सो ऑब्वियसली दिस विल बी अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन विच इज द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पिलम? ओके। इफेक्ट्स ऑफ, तो ये था आपका भाई साहब लेखा जोखा, मतलब जितने भी आपके केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से सवाल आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उनको हमने डिस्कस किया है। नाउ विल टॉक अबाउट द फिजिक्स पार्ट, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ओके। सो अभी देखो जैसे यहाँ पे आपका दिस इज बेसिकली रेजिस्टेंस है R1 R2 ऐसे कनेक्टेड है, ये लूप गया है भाई साहब। तो क्योंकि ये लूप गया है तो यहाँ पे एक पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी नॉर्थ और साउथ पोल की, ठीक है। इन दोनों सर्किट्स में 5 वोल्ट इसका भी है, 5 वोल्ट इसका भी है, वोल्टेज में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्या करंट में डिफरेंस आएगा? तो रीजन इज यस। कैसे? यहाँ पे भाई साहब ये अगर देखोगे R1 और R2 किस में है? सीरीज में है, ठीक है। और सीरीज सर्किट का आपको मालूम है जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? R1 प्लस R2। तो इसका मतलब, और इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब? 1/R' इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो मतलब आपका 1/R' का वैल्यू क्या हो जाएगा? R1 R2 और यहाँ पे R1 प्लस R2। तो R' की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये जो R' है, जब आप पैरेलल में लगाते हो तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। तो R' की जो वैल्यू है वो R से कम होगी, ठीक है। और अपने को मालूम है V क्या होता है? V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। अभी V दोनों के लिए बराबर है, तो अगर आप रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं तो करंट क्या हो जाएगा भाई साहब? बढ़ जाएगा। मतलब इस केस में आपका I' विल बी मोर देन I। क्या ये समझ में आ रहा है? तो रेजिस्टेंस देखो किस में कम होगा? सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस पैरेलल में कम होगा। और अगर सेम वोल्टेज आप दे रहे हैं तो करंट किस में ज़्यादा हो जाएगा? ऑब्वियसली भाई साहब पैरेलल में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस कम हो गया है, ठीक है। तो अगर पैरेलल में ज़्यादा हो रहा है करंट, तो भाई साहब आपका यहाँ पे क्या पूछा है? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है। ऑब्जर्व द डायग्राम, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन A इज लार्जर देन इन B। ये गलत होगा, ठीक है, क्योंकि करंट जहाँ पे ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ पे ज़्यादा होगा। कहाँ पे करंट ज़्यादा है? दिव्यांका क्या हो रहा है? यहाँ पे B हो गया ये, ठीक है। सो द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन B इज लेस देन इन A, ये भी गलत है भाई साहब, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन A एंड B आर सेम, ये भी गलत है, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस दोनों का अलग अलग है। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन A इज लेस देन इन B, तो ये आपका करेक्ट होगा। रीजन समझ में आएगा क्यों करेक्ट हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है इन द सर्किट दैट इज डिफरेंट। In one we have the resistors connected in series, and in the other we have resistors connected in parallel. In the one in which we have resistors connected in parallel, obviously the resistance will be less, and the resistance is less,
विद द सेम वोल्टेज द करंट विल बी हाइयर। तो करंट अगर हाइयर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी हाइयर होगी। करंट जितना आप बढ़ाएंगे उसके एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। When electric current is passed through a solenoid, it shows magnetic lines of force similar to a bar magnet, horseshoe magnet, disc magnet, spherical magnet. तो बार देखो ये आपका solenoid है, this is basically ये आपका solenoid है, ठीक है। जब आप इसमें से करंट को पास करवाते हैं, ठीक है, when you basically are, तो करंट पास होने से इसका एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है। करंट पास होने से इसका एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है, दिस इज वेरी मच सिमिलर, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो है, दिस इज वेरी मच सिमिलर टू एक बार मैग्नेट का। बार मैग्नेट को देखोगे अगर आप, तो ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट में भी ऐसा ही होता है, देखो इस तरीके के मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बार मैग्नेट हो जाएगा। हॉर्सशू मैग्नेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि हॉर्सशू मैग्नेट इज समथिंग लाइक दिस, मतलब ये भाई साहब ऐसे आ रहा है ये हॉर्सशू मैग्नेट, इसके जो लाइंस होंगे वैसे नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है। डिस्क मैग्नेट क्या होता है? एक डिस्क है, देखो ऐसा, ठीक है, ऐसा एक डिस्क है, तो इसका एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ है, ऐसा है डिस्क, ठीक है। स्फेरिकल मैग्नेट होता है भाई साहब, ठीक है। तो अलग अलग ऐसे हैं, तो लेकिन आपका बार मैग्नेट के साथ सोलेनॉइड का बराबर हिस्सा बैठेगा, ठीक है। सो द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स inside a solenoid will be the same as they appear in a bar magnet. Clear है? Are we clear on this one people? एक मिनट। Okay, state where the given statement is true or false. The frequency of AC, that is alternating current, is 50 हर्ट्ज। तो ये ट्रू है भाई साहब। आपके इंडिया में जितने भी आपके गैजेट्स हैं वो 50 हर्ट्ज पे चलते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली ट्रू, ये आपका भाई साहब ट्रू है। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उल्टा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसे आपके बिल्डिंग्स में जो पानी ऊपर चढ़ता है वो इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है, ठीक है, और वो तभी चलेगा जब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। तो ये मोटर क्या है भाई साहब? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपने देखा रहेगा जैसे ही वो वॉचमैन जब उसको मोटर चलाता है तो वो घूमता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर है। एन इलेक्ट्रिक मोटर, फॉल्स एक्सप्लेनेशन, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फाइंड द ऑड वन आउट। वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, थर्मोमीटर। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? वोल्टेज। अमीटर करंट, गैल्वेनोमीटर करंट, ठीक है। थर्मोमीटर भाई साहब टेम्परेचर मेजर करता है। तो इन तीनों का भाई साहब इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिश्ता है, ठीक है। ये तो भाई साहब बॉडी से रिश्ता है, ठीक है, ठीक है। अदर्स वर्क ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये तीनों भी आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करते हैं, वाइल थर्मोमीटर डज नॉट वर्क ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, क्लियर है। थर्मोमीटर जस्ट वर्क्स ऑन द टेम्परेचर। Okay. Give scientific reasons in the electric equipment producing heat. Example: iron, electric heater, boiler, toaster, etc. An alloy such as nichrome is used, not pure metals. ठीक है, प्योर मेटल्स को हम क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स एंड दे हैव वेरी मच लेस रेजिस्टेंस, उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। नाइक्रोम एक ऐसा चीज़ है जो कंडक्टर तो है लेकिन एक अलॉय है और उसका रेजिस्टेंस हाई है। अभी हमको जैसे इलेक्ट्रिक हीटर में क्या चाहिए? कंडक्टर भी चाहिए और एक ऐसा चीज़ चाहिए जो टेम्परेचर को बढ़ाए। टेम्परेचर तभी बढ़ेगा जब रेजिस्टेंस हाई हो। रेजिस्टेंस हाई होता है इसलिए टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। मेटल्स में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है इसलिए टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, ठीक है। ओके, सो द हीटिंग डिवाइसेस, जो भी आपके हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, हीटिंग डिवाइसेस सच एज आयरन, आयरन मतलब जो प्रेस करते हैं आप जिससे, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया भाई साहब आपका, टोस्टर, ठीक है, बॉयलर एक्सेट्रा, बॉयलर मतलब आपका जो गीजर वगैरह होता है, ठीक है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हीट एनर्जी कितना होता है बोलो? I² RT होता है, ठीक है, I² RT होता है। आई तो आप भाई साहब जो पास करेंगे, तो इसका मतलब इसको अगर मुझे बढ़ाना है तो करंट बढ़ाना पड़ेगा।
करंट तो जो आ रहा है वही जाएगा, अगर और बढ़ाना है तो टाइम बढ़ाना पड़ेगा, और टाइम ज़्यादा जाएगा तो लॉस भी होएगा, ठीक है। तो और क्या बढ़ा सकते हैं अपन, रेजिस्टेंस को, और इसीलिए हम नाइक्रोम को यूज़ करते हैं, क्योंकि नाइक्रोम का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। मेटल कंडक्टर्स जो होंगे उनका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस वाला एडवांटेज हमको नहीं मिल पाएगा, ओके। अलॉयज सच एज नाइक्रोम, alloys such as nichrome as compared to metals have higher resistivity या higher resistance भी बोल सकते हैं, they have higher resistivity और higher resistance, ठीक है। unlike metals they can be heated to higher temperature, so unlike metals इनको हम higher temperature में heat कर सकते हैं, hence heating devices like electric heater, boiler, toaster etc are made up of alloys than pure metal। तो आपका रीजनिंग जो है बहुत सिंक्रोनाइज तरीके से होना चाहिए। पहले तो आप बोलेंगे कि भाई साहब ये होता है, ठीक है, पहले तो हम बोलेंगे कि ये जितने भी आप डिवाइसेस बोल रहे हैं, चाहे वो हीटर हो, चाहे भाई साहब आपका बॉयलर हो, चाहे भाई साहब आपका आयरन हो, ऑल दीज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब आपका ये सारे डिवाइसेस में हीट प्रोड्यूस करना है, आपको हीट प्रोड्यूस करना है, मतलब अगर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग देखेंगे, ये आपको याद है ना भाई साहब, दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीट, है ना, दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के तहत आपका H का वैल्यू क्या होता है, I2RT है। तो अगर हीट का वैल्यू आपको बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ानी है, और मेटल्स में जनरली रेजिस्टिविटी लेस होती है या रेजिस्टेंस लेस होता है। नाइक्रोम एक अलॉय है जो कंडक्टर तो है लेकिन साथ ही साथ उसकी रेजिस्टिविटी हाई है, उसका भाई साहब रेजिस्टेंस हाई है, जिससे हमको ये वाला एडवांटेज मिल जाता है, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने वाला, ठीक है। सो अलॉय सच एज नाइक्रोम एज कंपेयर टू मेटल्स हैव हाइयर रेजिस्टिविटी या हाइयर रेजिस्टेंस, दोनों भी बोल सकते हैं आप। अनलाइक मेटल्स दे कैन बी हीटेड टू हाइयर टेम्परेचर्स, ठीक है, मेटल्स को हम हीट नहीं कर सकते उतने हाइयर टेम्परेचर्स में बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, लेकिन अलॉयज जो है तो ज़्यादा हीट हो गए। एनी क्वेश्चंस पीपल, एनी क्वेश्चंस है, ओके। यहाँ पे आपको जैसे टंगस्टन भी बोला जा सकता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन क्यों यूज़ होता है, टंगस्टन का भी सेम केस है। टंगस्टन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका आपका रेजिस्टिविटी हाई है, वो कंडक्टर है लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी हाई है, रेजिस्टिविटी हाई है तो रेजिस्टेंस हाई है, रेजिस्टेंस हाई है तो टेम्परेचर बढ़ेगा जब आप उसमें से हीट पास करेंगे, और इस कदर बढ़ जाएगा कि भाई साहब एक पूरे रूम को वो इल्यूमिन कर सके, ठीक है। और यही रीज़न है कि आज की तारीख में हमने वो उस तरीके के इलेक्ट्रिक बल्ब को यूज़ करना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरली रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है। अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप चलाते हैं जिसका रेजिस्टेंस हाइयर है तो करंट भी तो ज़्यादा जा रहा है ना भाई साहब, ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा आएगा। इसीलिए तो गवर्नमेंट ने पहले देखो जब ये जो आपके एलईडी बल्ब्स हैं या एलईडी ट्यूबलाइट्स हैं इनको फेवर किया है, क्योंकि इसमें आपका करंट कम जलता है, ठीक है, करंट कम होता है। आप इनको भाई साहब छू भी सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक बल्ब को आप छू नहीं सकते, इतना गर्म हो जाएगा वो, ऑब्वियसली वो टंगस्टन है भाई साहब। तो आप सोचिए क्या आपको इलेक्ट्रिक बल्ब से हीट चाहिए? हीट तो नहीं चाहिए ना, लाइट चाहिए, लेकिन वो लाइट भी दे रहा है और हीट भी दे रहा है, तो एक ऐसा फॉर्मेट ऑफ एनर्जी दे रहा है जो आपको चाहिए ही नहीं। समझ में आ रहा है ये? इसका मतलब वो एनर्जी तो आपका लॉस हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे वो लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, एलईडी में आपका वो लॉस नहीं हो रहा है। इसीलिए देखो जब एलईडी आया था, को बहुत ज़माने पहले नहीं आया था, तो कुछ ही दिनों पहले एलईडी जब लॉन्च हुआ तो गवर्नमेंट ने जितने भी इलेक्ट्रिकल बिल के जो जमा करने वाले जगह थे वहाँ पे छूट में या सब्सिडी में ये इलेक्ट्रिक बल्ब्स को दिया, ये जो आपके एलईडी बल्ब्स हैं उनको दिया। तो आज की तारीख में तो ऑलमोस्ट आपका जो ये बल्ब्स है वो ख़त्म हो चुके हैं, दे हैव ऑल बीन रिप्लेस्ड बाय एलईडी, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब अभी हम आते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर पे। Observe the following diagram and write the answers of the given sub questions। मैग्नेटिक फील्ड है भाई साहब नॉर्थ से साउथ, ये आपका देखो कॉइल है, ठीक है, ए बी सी डी, ये आपका भाई साहब रोटेशन ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ये एक्सेल है और ये कार्बन ब्रशेज हैं, ये भाई साहब ऐसे टच हो रहे हैं तो ये घूम रहे हैं, कार्बन ब्रशेज अपनी जगह पे हैं, ये घूम रहे हैं, ठीक है, ओके ओके। ये आपका कंडक्टिंग वायर हो गया। विच इंस्ट्रूमेंट द अबव फिगर शोज, तो आपके भाई साहब ये क्या हो जाएगा, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जब घूमता है, जब ये ए बी इधर आ जाएगा और सी डी इधर आ जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट आपका क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अभी ए बी में करंट किस तरफ जा रहा है, उस तरफ। जब ये इधर आ जाएगा तो सी डी में जब आएगा तो करंट किस तरफ आएगा, इस तरफ। क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि आपके विंग्स में या वायर्स में डायरेक्शन ऑफ करंट एवरी हाफ साइकिल रिवर्स हो रहा है, इसीलिए हम इसको एसी जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। एसी मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है।
पहले ए बी में करंट किस तरफ जा रहा था, इस तरफ। जब ये इस तरफ पलटी मारेगा तो ए बी में करंट किस तरफ होगा, इस तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन एवरी हाफ साइकिल इज चेंजिंग, ठीक है। ओके, सो द इंस्ट्रूमेंट गिवन हियर इज बेसिकली व्हाट, एन एसी जनरेटर। तो आपका भाई साहब कौन सा हम यहाँ पे रूल अप्लाई करते हैं, ऑब्वियसली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भाई साहब आपका क्या बोलता है, ठीक है, दिस इज बेसिकली डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज बेसिकली फोर्स एंड दिस इज करंट जनरेटेड, ठीक है। स्ट्रेच द थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इसको जरा लिखना सीख लीजिए, ये हम जानते तो हैं लेकिन इसको वर्ड्स में तो लिखना पड़ेगा ना। तो आपको भाई साहब ये तीनों उंगलियों को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेच करके ऐसे रखना पड़ेगा कि तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, ऑल दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्ट्रेच द थंब, इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर ऑफ द राइट हैंड, सॉरी ये, so that they are perpendicular to each other. If the index finger भाई साहब क्या कर रहा है, index finger magnetic field and the thumb the direction of motion, force मतलब, ठीक है, ये force magnetic field, तो ये हो जाएगा current। अभी इसमें आते हैं, देखो यहाँ पे magnetic field हमेशा नॉर्थ से साउथ होता है, फोर्स आपका ये भाई साहब ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसको ऐसे घुमाया गया ऊपर की तरफ, तो आपका करंट किस तरफ होगा, इस तरफ। देखो करंट इस तरफ है, क्या ये समझ में आ रहा है ये, ठीक है। इधर आते हैं, देखो मैग्नेटिक फील्ड, ये भाई साहब नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये वाला विंग, ये वाला जो आर्म है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपका करंट किस तरफ होगा, आपकी तरफ, तो करंट इज टुवर्ड्स यू, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। तो यहाँ पे स्ट्रेच द थंब, इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर in such a way so that they are perpendicular to each other. Now the index finger will represent the magnetic field which is always from north to south direction, ठीक है। The thumb will basically represent the direction of motion or force applied, ठीक है, and the middle finger will basically represent the current, direction of current that is generated, ठीक है। Then the middle finger will show the direction of induced current। ये सारे जो आपके की वर्ड्स हैं, देखो करंट नहीं लिखेंगे आप, इंड्यूस्ड करंट लिखेंगे। इंड्यूस्ड करंट क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जनरेट हो रही है ये करंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। दो चीज़ों को अप्लाई करके आप इस करंट को जनरेट कर रहे हैं, क्या है वो दो चीज़ें, एक है आपका भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा है फोर्स। फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से आप करंट को जनरेट करवा रहे हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। Consider the direction of current flow as shown in the given diagram. Current flows from B2 to B1 in the external circuit. तो आपका भाई साहब एक्सटर्नल सर्किट में B2 to B1 in the external circuit. To increase the current, number of turns of the coil should be increased. तो आपने भाई साहब यहाँ पे direction of current flows from B2 to B1. करंट हमेशा आपका कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, B2 to B1, ठीक है, इधर से इधर फ्लो होगा। एक्सटर्नल सर्किट में करंट जो है तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये वाले सर्किट में उल्टम पल्टम होगा, समझ में आ रहा है। ए बी में एक बार इधर, और जब ए बी इधर आ जाएगा तब इधर, सी डी में इधर, जब सी डी इधर होगा तब उधर। इंटरनल सर्किट है ये, लेकिन एक्सटर्नल सर्किट में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये ध्यान रखिएगा। इन एक्सटर्नल सर्किट द करंट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। कंसीडर डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो शोन इन द गिवन डायग्राम। करंट फ्लोज फ्रॉम B2 to B1 इन द एक्सटर्नल सर्किट। तो अभी अगर आप करंट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे, तो एक टर्न, एक गोला, फिर दूसरा एक और ऐसा, तो नंबर ऑफ टर्न्स को आप बढ़ाएंगे। और क्या, किन चीज़ों से आप करंट को बढ़ा सकते हैं, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर, और दूसरा कॉइल का एरिया बढ़ाकर। यहाँ पे बीच में अगर आपने सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया उससे भी बढ़ेगा, ठीक है। मतलब सॉफ्ट आयरन कोर क्या कर देगा, देखो ये दो मैग्नेट हैं, इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा है ना, जैसे तुम सॉफ्ट आयरन कोर डाल देते हो तो मैग्नेटिक फील्ड सब एक जगह पे आ जाएगा, कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रे होने नहीं देगा। आप बोलते हैं ना स्ट्रे डॉग, स्ट्रे डॉग मतलब क्या है, रास्ते का कुत्ता, मतलब किसी ने जिसको पाला नहीं हो, पेट नहीं है, ठीक है, तो कहीं भी घूमता रहेगा ऐसे, ठीक है। पेट डॉग्स ऐसे नहीं होते हैं। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ऐसे ही चितर बितर है, ठीक है। जैसे ही आप बीच में सॉफ्ट आयरन कोर डालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एक जगह पे समाहित हो जाता है, वो इधर चितर बितर, और जितना ज़्यादा आप इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड करंट होगा, ठीक है। तो इंड्यूस्ड करंट आपका किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा भाई साहब, नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स को आप बढ़ा दो तो इंड्यूस्ड करंट आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये सब भी लिख सकते हो आराम से, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा भाई साहब, आपने एरिया में क्या डाल दिया, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर। ये जो आपका कोर है ये क्या करेगा भाई साहब, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड है उसको भाई साहब रिड्यूस कर देगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो हमको लगेगा
वो उसको इंक्रीज करेगा। सो इट विल इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द टू मैग्नेट्स। क्लियर है? ये बढ़ जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। और किससे बढ़ा सकते हो आप? जितना ज़्यादा मोशन बढ़ाएंगे आप, जितना ज़्यादा स्पीड बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है? तो बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर कॉइल, इससे आपका बढ़ेगा करंट। तो इंड्यूस करंट तीन चीज़ों से बढ़ सकता है। एक है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, एक है आपका मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने का तरीका क्या है? एक तो भाई साहब इनमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लगाओ, और दूसरा तरीका क्या है भाई साहब? इनके बीच में एरिया में सॉफ्ट आयरन कोर डाल दो। ठीक है? इससे आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। और तीसरा क्या है भाई साहब? स्पीड ऑफ रोटेशन, जिस स्पीड से आप रोटेट करवा रहे हो उसको बढ़ाओ। इन तीनों चीज़ों से आपका क्या बढ़ जाएगा? देखो, बहुत आराम से चीज़ों को समझो। ठीक है? साइंस है, आप आराम से अगर चीज़ों को पकड़ सकते हैं ना तो एकदम आराम से स्कोर भी कर सकते हैं। ठीक है? सिर्फ यार लिखना है, क्या लिखूँ क्या लिखूँ, ऐसा सोचते रहेंगे तो नहीं होगा। ठीक है? आप आराम से इत्मीनान से कूल एंड काम माइंड में हमेशा एग्ज़ाम दीजिएगा। पॉइंट्स और आइडियाज़ आपको अपने आप आएंगे। जितना आप एंग्जाइटी लेवल को बढ़ा कर और अपने आप को पैनिक मोड में देंगे, आपको जाना समझा और ऐसी चीज़ भी आप भूल जाएंगे। ये होगा ही, ये गुफ अप होगा ही। तो देखो, एग्ज़ाम देना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये प्रेशर तो आप पे है, इसको तो हम नज़रअंदाज कर नहीं सकते। ये आपके पेरेंट्स की तरफ से हो, आपके स्कूल की तरफ से हो, जहाँ से भी हो, ये प्रेशर आप पे हमेशा बाकायदा बना रहेगा। लेकिन इस प्रेशर के चलते अगर आप पैनिक मोड में आ गए या आप एंग्जाइटी मोड में आ गए तो नुकसान किसका है? ठीक है? आप पढ़कर भी अगर आप मार्क्स ना ला पाएँ तो सबसे ज़्यादा आप किसको कोसेंगे? अपने आप को, है ना? क्लियर है? समझ में आ रही है? मतलब पर नहीं पढ़ा, चलो भाई साहब नहीं आया मार्क्स, हमको मालूम ही था इतना ही आएगा, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, अगर ऐसा ही सोचा है आपने तो ठीक है। लेकिन अगर आपने पढ़ाई की है तो सबसे बड़ा काम जो अभी आपको करना है वो है अपने बैलेंस को बनाए रखो। ठीक है? अपने ब्रेन के बैलेंस को बनाए रखो। हो सकता है आपको ये चीज़ें मतलब अटपटी सी लगे, क्योंकि मैं तो अंधविश्वास में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा थोड़ा दही खाई कर जाइए कीजिएगा। और इसका साइंटिफिक रीज़न है, दही लोग मानते हैं कि शुभ होता है, लेकिन एक्चुअली में शुभ नहीं, वो साइंटिफिक है। ठीक है? व्हेन यू एक्चुअली कंज्यूम, ये आपको कूल डाउन करता है, आपके सिस्टम को कूल डाउन करता है। दही जो है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा खाएंगे तो नींद आ जाएगी। ठीक है? तो मतलब थोड़ा सा अगर आप खाकर जाते हैं तो आपके सिस्टम को कूल डाउन करेगा, रिलैक्स करेगा। ठीक है? सो एक तो भाई साहब फालतू चीज़ें अभी मत खाइए, बड़ा पाव जितना तल रहा हो तलने दीजिए, वो आप जितना मिठाई वगैरह जो भी एक सिर्फ घर का खाइए भाई साहब। कीप योर हेल्थ इन प्लेस, क्योंकि वो अगर डिस्टर्ब हो गया, सिस्टम अगर डिस्टर्ब हो गया तो अपने आप ही एंग्जाइटी लेवल क्रिएट होगी। आप फिर वैसे ही जाएंगे, मतलब बीमार की तरफ से जाएंगे और फिर और गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? कीप योर एंटायर सिस्टम इन प्लेस और बाकी सारी चीज़ें विल फॉल इन प्लेस। एंग्जाइटी लेवल्स को कंट्रोल कीजिए। ठीक है? एट एनी कॉस्ट यू विल हैव टू कंट्रोल द एंग्जाइटी लेवल्स। तो ये अगर आप देखोगे यहाँ पे भाई साहब पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, आप सोचेंगे कि अरे इतना कौन लिख पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसको ऐसे सोचो, ये क्या दिया हुआ है भाई साहब? व्हाट इज दिस? एन एसी जनरेटर। लिख सकते हैं आप इतना। एसी जनरेटर क्यों ही होगा भाई साहब? क्योंकि आपका डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ द कॉइल्स इज चेंजिंग इन एवरी हाफ साइकिल, तो ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है? मतलब आपका करंट जो है तो ऑल्टर हो रहा है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है? तो एसी जनरेटर हमने बोल दिया इसको। सिंपल, पहला पॉइंट हो गया एसी जनरेटर का। दूसरा भाई साहब क्या है? आपको यहाँ पे कौन से रूल को फॉलो करना है? फंडामेंटल प्रिंसिपल, इंड्यूस्ड करंट आपको जनरेट करना है। लेकिन इस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, आप कैसे जानेंगे? बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फटाफट से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड, तो आप क्या बोलेंगे? ये स्ट्रेच योर फर्स्ट 3 फिंगर्स so that they are mutually perpendicular to each other. Now the thumb will represent the direction of motion of the coil. ठीक है? The index finger will basically represent the magnetic field and it is always from north to south direction. The middle finger will basically represent the direction of induced current. ठीक है? बस हो गया आपका, इतना लिखना है आपको। इतना तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं, लिखना आपको है थोड़ा सा, बस ये हो गया थर्ड पॉइंट आपका। So we can say that in the external circuit the current will always flow from B to B1. ठीक है? अगर अभी आपको अगर भाई साहब बात करना है कि कैसे इस इंड्यूस करंट को हम बढ़ाएं, तो द इंड्यूस करंट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, बाय प्लेसिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर विद इन द आर्मेचर कॉइल। ठीक है? एंड व्हाट एल्स? बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन। इन तीनों से आप भाई साहब बढ़ा सकते हैं। ठीक है? बस इसी में समेटना है। तो बहुत आराम से आपको लगता होगा कि भाई साहब इतने सारे पॉइंट्स कौन सजा के लिखेगा,
कोई दुविधा की बात नहीं है, टॉपर्स लोग लिखते हैं आराम से, क्योंकि वो इसको बैलेंस को बनाए रखते हैं, चीज़ों को पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है, क्लियर है। आप जो भी तमाम चीज़ें, जैसे अगर आप एक साइकिल भी चला रहे होंगे तो आप अपने आप को वैसे ही प्लेस करेंगे ना। साइकिल चला रहे होगे तो मतलब कैसे, साइकिल पे भाई साहब बैठोगे, फिर पैडल मारोगे, फिर वो चलेगा, तो एक सिस्टम है ना भाई साहब, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। अगर इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं तो यहाँ पे भी वही करना है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, सिंक्रोनाइज करना है बस, ठीक है। कोई हवा वाली बात नहीं है कि भाई साहब ये 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट में कैसे लिखें। सिर्फ आपके थॉट फ्लो अगर क्लियर होंगे, आराम से सजा कर आप लिख सकते हैं, ठीक है। इट्स एज गुड एज स्विमिंग, इज एज गुड एज ड्राइविंग अ बाइक, और इज एज गुड एज साइकिलिंग, एनीथिंग दैट यू डू ऑन अ रेगुलर बेसिस, इवन एज सिंपल एज समथिंग लाइक वॉकिंग, ठीक है। ओके, चलो भाई साहब, ये हो गया आपका क्या, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया आपका, मोशन ऑफ द कंडक्टर। इसको कई कई जगहों पे फोर्स भी बोला जाता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर, ठीक है। ये हो गया क्या भाई साहब, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। करंट मत बोलना, डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपका भाई साहब ए क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। ये हो जाएगा भाई साहब आपका क्या, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। सिर्फ करंट मत बोलिएगा भाई साहब, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट है, मतलब और प्रिसाइसली ये होगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। 2020 का क्वेश्चन है भाई साहब, पूछा गया है। ओके, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इनको केस स्टडी क्वेश्चंस बोलते हैं। खैर, द होम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर्स। तो 3 कनेक्शंस होते हैं आपके, आपने कभी भी देखा रहेगा, जो बड़े वाले सॉकेट्स होते हैं जिनमें आप एसी का प्लग पॉइंट लगाते हैं, या गीज़र का प्लग पॉइंट लगाते हैं, या कंप्यूटर का प्लग पॉइंट लगाते हैं। ऐसे जो हाई कंजम्पशन यूनिट्स हैं उनमें 3 होते हैं। तो एक तो ये बड़ा वाला होता है, ये आपका एक होता है जहाँ से करंट की एंट्री होती है और जहाँ से एग्जिट, ठीक है। तो एक होता है भाई साहब आपका अर्थ का वायर। ये बड़ा वाला जो होता है, इसका आपके गैजेट को चलाने में कोई हिस्सा नहीं है, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू, ठीक है। इट इज़ जस्ट देयर टू प्रिवेंट एन इलेक्ट्रिकल मिसहैप हैपनिंग, कोई इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट ना हो गए, क्योंकि जैसे ही आपका कोई हाई कंजम्पशन यूनिट होगा उसमें करंट ज़्यादा जाएगा, करंट ज़्यादा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएगी। अभी अचानक भयानक में अगर ये बहुत बिजी रोड हो जाए तो एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, है ना। तो इसीलिए उस ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए आप देखोगे, जैसे हाईवे में आपके सर्विस रोड्स होते हैं। सर्विस रोड का मतलब समझते हो, जैसे तुम्हारा ये हाईवे है तो कलमबोली वाला जो रोड है, या एमजीएम के बाजू से जो एक रोड गया है देखो कामोटे तक आने वाला, उसको अपन सर्विस रोड बोलते हैं। उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए वो रोड यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, दैट इज यूज टू डाइवर्ट एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच माइट कॉज एन इलेक्ट्रिक मिसहैप, ठीक है। ओके, द होम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर्स, ठीक है। अर्थ वाला जो वायर है उसका इलेक्ट्रिकल गैजेट को चलाने में कोई हिस्सेदारी नहीं है। लाइव और न्यूट्रल से भाई साहब आपका वायर्स जो है वो चलता है, इलेक्ट्रिकल गैजेट, ठीक है। द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर्स हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट, मतलब करंट की एंट्री हो रही है एक से और एग्जिट हो रही है, इन दोनों पॉइंट्स में 220 वोल्ट का डिफरेंस होगा। हर एक गैजेट जो इंडिया में बनता है उसका 220 वोल्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। इट इज डिजाइंड टू ऑपरेट एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट्स, क्लियर है। वो आपका भाई साहब एक 0 वाट का बल्ब हो, चाहे भाई साहब आपका एक एसी हो, it is all designed to operate in this same potential difference, ठीक है। ओके, the earth is connected to the ground। क्यों भाई साहब? क्योंकि we know that all charges show a tendency to flow towards the ground, चाहे पॉजिटिव चार्जेस हो चाहे नेगेटिव चार्जेस हो, all charges will always show a tendency to flow into the ground, और इसीलिए अर्थिंग होती है भाई साहब। ड्यू टू अ फॉल्ट इन द इक्विपमेंट, or if the plastic coating of the live and the neutral wires gives away, the two wires come in contact with each other and a large current flows through it producing heat। कभी कभी आप देखोगे, जैसे आपका अगर वायर कहीं पे दिखता है ना, देखो वहाँ पे ऐसा टेप लगा देते हैं हम ग्रीन कलर का, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो टेप जो है वो इंसुलेटर है। कभी भी अगर आपका लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कैच हो गए तो भाई साहब शॉक लग जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक होगा, ठीक है। If any inflammable material such as wood, cloth, plastic, etc. exists around that place, it can catch fire. Therefore, a fuse wire is used as a precautionary measure. अभी फ्यूज वायर क्या होता है भाई साहब? जैसे ही आपका कहीं पे भी ऐसा हो रहा है
कि मतलब एक जो आपका लाइव वायर और न्यूट्रल वायर है मिल रहे हैं किसी भी कारणवश, ठीक है, तो वहाँ पे फ्यूज़ प्रोड्यूस होगा, आग लगेगी, जैसी आग लगी भाई साहब वो डिप हो जाएगा, ठीक है, फ्यूज़ उड़ जाएगा। ओके, नेम द टू वायर्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट, तो लिखा ही हुआ है भाई साहब लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स, ठीक है, द लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स इन आवर होम कनेक्शंस हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट्स, ठीक है। ओके, व्हाट इज अ शॉर्ट सर्किट? शॉर्ट सर्किट बहुत सारे रीजन से होता है, ज़्यादा करके आपका रीजन यही होता है कि लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर समहाउ कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, ठीक है। So due to a fault in the equipment of the plastic coating of the live and the neutral wires gives way, the two wires come in contact with each other and a large current flows through it producing heat. This is known as short circuiting. इसको अपन short circuit बोलेंगे, ठीक है। फ्यूज वायर करता क्या है भाई साहब? प्रोटेक्ट सर्किट्स एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ। तो फ्यूज वायर क्या होता है? देखो आपके जो वोल्टेजेस होते हैं वो कभी कभी फ्लक्चुएट होते हैं और प्रॉब्लम ये है कि अगर ज़्यादा करंट आ गया घर में या कम करंट आया है तो दोनों में ही हमारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जो है तो बर्बाद हो सकते हैं। तो फ्यूज वायर क्या होगा, जैसे ही ज़्यादा करंट आ जाएगा वो उड़ जाएगा, हीट हो जाएगा और हीट होकर मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट ही नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा तो भाई साहब इलेक्ट्रिकल गैजेट्स का डैमेज होना लगभग असंभव है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब फटाफट से देखते हैं यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट क्या होता है। एक सेकेंडम, एक मिनट। ओके, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट वेरीज इन मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली, ऑसिलेटरी करंट है। मतलब क्या होगा, देखो जीरो से मैक्सिमम पे जाएगा, फिर मैक्सिमम से जीरो पे, फिर जीरो से मिनिमम पे, फिर जीरो पे, ऐसा होगा। ऑल्टरनेटिंग करंट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। ये आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऐसा ग्राफ होगा, देखो दिस इज द ग्राफ ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट वेरीज इन मैग्नीट्यूड, दैट इज कंटिन्यूसली, दैट इज ये ऑसिलेटरी होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्ट करंट फ्रॉम अ सोर्स रिमेन्स द सेम, दैट इज नॉन ऑसिलेटरी, ठीक है। ये भाई साहब नॉन ऑसिलेटरी होगा, ये ऑसिलेट नहीं करेगा, इट्स रिमेन्स द सेम। डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली। 50 हर्ट्ज जब बोल रहे हो ना भाई साहब, इसका मतलब क्या है, एक सेकेंड में 50 बार, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है, दैट इज व्हाट इट मीन्स, ठीक है। डायरेक्शन रिमेन्स द सेम। दिस टाइप ऑफ करंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हाउस होल्ड अप्लायंसेस such as electrical heater, refrigerator, electric iron, etc. This type of current is not used much for household purposes, but used in batteries, torches, etc. इसमें यूज होता है डायरेक्ट करंट। तो आपका जितना भी कंप्यूटर है या आपका देखो, जैसे आप जो चार्जर लगाते हो, चार्जर जो होता है वो बेसिकली करता क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, तब जाकर आपका फ़ोन का बैटरी चार्ज हो पाता है, ठीक है। लैपटॉप में जो आप चार्जर लगाते हो वो भी वही करता है। आपका जो चार्जर आता है वो इतना कीमती क्यों होता है, वो मतलब कोई वायर नहीं है, उसमें एक सिस्टम होता है जिससे आपके डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट को हम डायरेक्ट करंट में पहले कन्वर्ट करते हैं और डायरेक्ट करंट से ही आपका बैटरी चार्ज हो पाएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट से आपका बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने कभी कभी देखा रहेगा ना कि चार्जर अगर ख़राब होता है तो सेलफोन ख़राब हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि अगर चार्जर ख़राब होता है तो सीधा ऑल्टरनेटिंग करंट बैटरी में जाता है और बैटरी फिर ख़राब हो जाएगी। हाँ, ऑल्टरनेटिंग करंट अगर गया बैटरी में तो बैटरी खराब हो जाएगी। ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में पहले कन्वर्ट करना जरूरी है, बैटरी के अंदर। हाँ, बैटरी के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट को अपन को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और यही चार्जर करता है, तब जाकर वो चार्ज हो पाएगा। अगर आपने भाई साहब ऑल्टरनेटिंग करंट डाल दिया तो बैटरी क्या होगा, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट यही हो रहा है, ठीक है, और फिर वो बैटरी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो कभी कभी आपके चार्जर खराब होने की वजह से आपका फ़ोन खराब हो जाता है, ठीक है। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज, दैट इज साइकिल चेंजेस 1/50th ऑफ अ सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज 0, यहाँ पे भाई साहब कोई डीसी इज 0। प्रोड्यूस्ड बाय एसी जनरेटर, दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय डीसी जनरेटर, ठीक है। कोई भी आप यहाँ पे कोई 4 पॉइंट आपको लिखने हैं, 4 मार्क्स का सवाल, 2 मार्क्स का सवाल है, आधे मार्क्स आपको सब में मिलेंगे, ठीक है। ओके, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग। ओके, आपने भाई साहब यहाँ पे देखो क्या किया है, पॉजिटिव है तो इधर से ऐसे जाएगा, यहाँ पे इसका डिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव इधर कर दिया आपने तो करंट अभी इधर से जाएगा तो इसका डिफ्लेक्शन चेंज हो गया, ठीक है।
So the moment you change the direction of electric current, the magnetic field associated with it also changes. यही कंक्लूजन है, ठीक है. नॉर्थ का साउथ हो जाएगा, साउथ का नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है. विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज शोन, तो ऑब्वियसली ये क्या है कि मैग्नेटिक नीडल है, यहाँ से करंट जा रहा है, ये मैग्नेटिक नीडल भाई साहब मूव कर रहा है, तो कौन सा इफेक्ट आप दिखा रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है. ओके, व्हाट विल हैपन, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज शोन. व्हाट विल हैपन इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स इज इंक्रीज्ड, अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है. सो व्हाट विल हैपन इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स इंक्रीज, द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल विल इंक्रीज. जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा उसका डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है. ओके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक नीडल इज इंक्रीज्ड, जितना आप भाई साहब करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, ठीक है. तो इफ दिस इज इंक्रीज देन द मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज, हेंस जो आपका भाई साहब ये डिफ्लेक्शन हो रहा है वो कम हो जाएगा, ठीक है. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक नीडल इज इंक्रीज देन द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, ठीक है. तो आपका कम डिप होगा उसमें, ठीक है. क्लियर है. ओके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेट इंक्रीज, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी, इट विल इंक्रीज, ठीक है. तो इफ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम इट, फोर्थ, इफ द एंड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल आर इंटरचेंज, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक नीडल. तो यहाँ पे आपने वही तो किया है, देखो एंड्स को इंटरचेंज किया है, पहले यहाँ पे पॉजिटिव था नेगेटिव था, अभी आपने यहाँ पे पॉजिटिव रखा, यहाँ पे नेगेटिव रखा है, ठीक है. सो इफ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, तो आपका इस तरफ का डिफ्लेक्शन होगा, वदर इस तरफ का डिफ्लेक्शन होगा, तो डिफ्लेक्शन इज गोइंग टू चेंज, डिफ्लेक्शन इज गोइंग टू चेंज. ओके, राइट द नेम्स ऑफ एनी टू इंस्ट्रूमेंट्स विच वर्क ऑन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अमीटर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक बेल, गैल्वेनोमीटर, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, टेलीफोन रिसीवर, ऑल ऑफ देम वर्क ऑन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है. ये सारे भाई साहब आपके इसी में काम करते हैं. ओके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है भाई साहब. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल में कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है. इधर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, इधर ये करंट है, इधर ये इंड्यूस्ड करंट है, इधर ये भाई साहब फोर्स है, इधर ये मोशन है. समझ में आ रहा है ये, ठीक है. ओके, सो फोर्स ऑन द कंडक्टर, इस पे आप क्या, इसी ये फोर्स ऑन द कंडक्टर, यहाँ पे क्या है, मोशन ऑफ द कंडक्टर है. मैग्नेटिक फील्ड दोनों में सेम. दिस इज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है. तो अभी आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ले रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है. दिस इज बेसिकली डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. रुको रुको, जाने का बोला, बड़ा चल दिया एकदम से, ठीक है. फोर्स ऑन द कंडक्टर, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये, ठीक है. दिस इज बेसिकली डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके ओके ओके, सेम चीज़ है. देखो फिर से आपको इसको ज़रा ठीक से कर लीजिएगा क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है. देखो इस पर एक क्वेश्चन आपका आने ही वाला है, ठीक है, और ज़्यादा करके आपके जो लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन है वही ज़्यादा आएंगे, ठीक है. ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग. आइडेंटिफाई द अबव डायग्राम, तो किसका होगा, एसी जनरेटर, ठीक है. विच प्रिंसिपल इट वर्क्स ऑन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसको हम डिटरमिन कैसे करते हैं, प्रिंसिपल क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है. और उसको डिटरमिन करते हैं बाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए. यू स्ट्रेच द फर्स्ट 3 फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. द थंब बेसिकली विल रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द कंडक्टर. फोर्स नहीं, फोर्स होता है आपके लेफ्ट हैंड रूल में, एक ही बात है. फोर्स मतलब यहाँ पे आप बोलेंगे मोशन ऑफ द कंडक्टर. द index finger will basically represent the magnetic field which is always from north to south. So the middle finger will basically represent the direction of induced current. ठीक है, क्लियर है, इतना अपन लिखेंगे. उसके बाद भाई साहब ये तो आपका ये वर्किंग हो गया, देखिए प्रिंसिपल हो गया. दिस इज बेसिकली वर्किंग. आफ्टर हाफ रोटेशन द ब्रांच ए बी एंड सी डी, तो ए बी सी डी में आ गया, सी डी ए बी में, तो आपके डायरेक्शन ऑफ करंट जो है तो चेंज हो जाएंगे, ठीक है. ब्रांच हमेशा कॉन्टैक्ट है आपका भाई साहब, यहाँ पे बाहर पे जो एक्सटर्नल फील्ड है इट विल ऑलवेज शो करंट फ्रॉम B2 टू B1. क्लियर है भाई साहब, इसको ठीक से कर लो, इसमें क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा. रिपीटेड क्वेश्चन है आपको, देखो ठीक है, अलग अलग तरीकों से इसमें पूछा गया है. चलिए एक न्यूमेरिकल है जिसको करके अपन आज का कार्यक्रम समाप्त करेंगे. यहाँ पे दिया हुआ है 2 टंगस्टन बल्ब्स, इनका पावर दिया हुआ है आपको 50 वॉट्स एंड 60 वॉट्स. work on 220 volt potential difference. If they are connected in parallel, how much current will be flowing in the conductor? तो potential difference भाई साहब आपका कितना है, 220 वोल्ट. पावर ऑफ द बल्ब 50 वॉट्स, पावर ऑफ द सेकेंड बल्ब भाई साहब कितना है, 60 वॉट्स. ठीक है, पावर क्या होता है, V इंटू आई, ये याद रखना. टोटल करंट क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2. सिंस बोथ द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल,
द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम, ठीक है। पैरेलल में भाई साहब आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो फ्रॉम फॉर्मूला I1 क्या हो जाएगा, देखो P इज इक्वल टू VI होता है, I क्या हो जाएगा P बाई V, तो I1 हो गया P1 बाई V, दैट इज 50/220 एम्पियर्स। I2 कितना हो जाएगा P2 बाई V, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये हो गया I2 फ्रॉम द फॉर्मूला द टोटल करंट कितना हो जाएगा, पहले वाले बल्ब का करंट प्लस दूसरे वाले बल्ब का करंट, तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो आया कितना 110 तो ये हो गया 0.5। सो द टोटल करंट विच इज फ्लोइंग इन द मेन कंडक्टर वुड बी 0.5 एम्पियर्स। क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। कल अगर